आप में से बहुत सारे लोगों ने पूनम पांडे का नाम तो सुना होगा। सुना है? किसने नहीं सुना है? आपकी उम्र के लोग तो वैसे ज़्यादा सुनते हैं, है ना। जिस उम्र में आप लोग हैं उस उम्र में तो हर कोई पूनम पांडे का नाम सुनते ही होगा। पूनम पांडे एक एडल्ट एक्ट्रेस है नहीं थी, क्योंकि कल थर्सडे को यानी कि गुरुवार के दिन उनकी डेथ हो गई। बहुत फेमस रही कंट्रोवर्शियल की वजह से, बोल्ड स्टेटमेंट की वजह से, है ना। अगर हम उनको गूगल पर सर्च करेंगे तो सारी जानकारी उनकी मिल जाएगी। बात ये नहीं है कि वो क्यों फेमस रही, क्यों किस तरीके के उनके कमेंट्स आते थे और क्या बोल देती थी वो। बात हम इस चीज़ के लिए कर रहे हैं आज कि वो उनकी डेथ का कारण क्या था, है ना। उनकी बीमारी का कारण क्या था, यानी कि किस वजह से उनकी डेथ हुई। और आज सर्वे के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि हम उस फील्ड में हैं जिसकी जिम्मेदारी है। आपने सुना ही था अभी कुछ दिन पहले सरिता जी बता रही थी कि हम क्या है, हेल्थ प्रोफेशनल हैं, हम प्रोफेशनल हैं। और एक प्रोफेशन वाले व्यक्ति को अपने प्रोफेशन से रिलेटेड आजू बाजू में क्या हो रहा है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो एडल्ट एक्ट्रेस का चला जाना केवल 32 साल की उम्र में, उसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो गए और बहुत सारे लोगों को सीख भी मिली कि हमें किस तरीके की लाइफ स्टाइल के साथ जीना चाहिए। उनकी बीमारी का जाना, यानी कि उनकी जो गए हैं वो बीमारी का कारण था सर्वाइकल कैंसर। और मैंने कुछ दिन पहले ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा रहा था कि फीमेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो कैंसर होता है उसमें तीसरे चौथे नंबर पर हमारा सर्विक्स का कैंसर यानी कि सर्वाइकल का कैंसर है। पहला सबसे ज़्यादा जो ब्रेस्ट का कैंसर होता है, मैंने उस समय भी पढ़ाया था और अभी भी बता रहा हूँ। और सर्विक्स का कैंसर, जिसको सर्वाइकल का कैंसर आमतौर पर हम बोलते हैं। सर्विक्स और सर्वाइकल ये है क्या, कहाँ डेवलप हो जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या हम उन्हें समय रहते पहचान सकते हैं और क्या हम उससे बच सकते हैं। अगर हम इलाज की बात करें तो पूनम पांडे जैसे एक्ट्रेस के पास पैसों की तो कमी नहीं थी, करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन फिर भी वो उस बीमारी से नहीं बच पाई, क्योंकि उस बीमारी का डायग्नोज ही तब होता है जब वो 50% से ज़्यादा निकल चुकी होती है। तो हम पहले थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझते हैं, यानी कि फीमेल के जेनेटल ऑर्गन्स को समझते हैं, क्योंकि ये फीमेल को ही ज़्यादातर होने वाली बीमारी है। ज़्यादातर मतलब 99% ही होती है ना। तो ये फीमेल की ही प्रॉब्लम है। फीमेल की प्रॉब्लम में अगर हम उसके स्ट्रक्चर को समझें कि किस तरीके से फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो ये फीमेल का एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, है ना। हर सिस्टम का अपना फंक्शन है, हर सिस्टम का अपना फंक्शन है। जैसे हम श्वास लेते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन है ना। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन घूम रहा है तो ये हार्ट का और सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन है। हम अगर भाग दौड़ कर रहे हैं, चीजों को पकड़ रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं तो नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अपना फंक्शन है कि हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या फंक्शन है कि हम नए जनरेशन को कैसे जन्म देते हैं, है ना। नए बच्चे का निर्माण कैसे होगा। तो एक मेल और एक फीमेल जब इंटरकोर्स करते हैं तो उनके जब स्पर्म और ओवरी से निकलने वाले एग मिलते हैं तो जायगोट बनता है, वो एक नई जन्म है, नए शिशु का जन्म है ना। तो ये फंक्शन है, ये सिस्टम है ना। तो इस सिस्टम में अगर हम समझें तो देखिए ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें शुरुआत अगर हम देखें तो यहाँ एक छोटा सा होल है। फीमेल के अंदर 2 होल होते हैं, एक वेजाइनल होल होता है और एक यूरिनल होल होता है, यानी कि यूरिन को पास आउट करने का होता है। ये वेजाइना का हिस्सा है। यहां से अगर हम देखें तो ये वेजाइना का हिस्सा है। यहां तक अगर हम देखें, ये जो आपको अलग सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा अनानास की तरह, तो ये वेजाइना का हिस्सा है, पार्ट है, जिसको फिजिकली हम टच कर सकते हैं, है ना। लेकिन जहां ये वेजाइना का पार्ट खत्म होता है, यानी कि एंड ऑफ द वेजाइना, उसके बाद में एक लेयर है, इस तरीके का एक होल आता है, बहुत सेफ्टली ये बना हुआ है। ये जो पार्ट है जहां वेजाइना खत्म होती है और ये शुरुआत हो जाती है यूट्रस की, यानी कि यहां से लेकर इस पूरे हिस्से को हम यूट्रस बोलते हैं। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या है, यूट्रस का हिस्सा है, जहां पर 9 मंथ तक बच्चा डेवलप्ड होता है। 9 मंथ तक यहाँ डेवलप होता है। इसके बाद ये जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो बच्चा इसी रास्ते से होते हुए वेजाइना को क्रॉस करते हुए बाहर आ जाता है।
तो ये यूट्रस ऊपर का हिस्सा हो गया, नीचे क्या है, वेजाइना। तो यूट्रस और वेजाइना के बीच का हिस्सा यानी कि जो शुरुआती है ना, यानी कि ये जो पार्ट है शुरुआती दौर, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स का पार्ट बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। और इसी में अगर कैंसर डेवलप हो जाता है तो इसी को हम सर्वाइकल का कैंसर बोलते हैं। तो सर्विक्स क्या है, सर्विक्स यूट्रस का पहला हिस्सा है। यूट्रस को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यूट्रस को जब हम पढ़ेंगे, ये है सर्विक्स का हिस्सा, ये बॉडी ऑफ यूट्रस है, ये डोम ऑफ यूट्रस यानी कि फंडस ऑफ यूट्रस है, यानी कि डोम शेप में, उभार शेप में है। तो इसका एक अलग स्ट्रक्चर है। ये मेन पार्ट है जहां पर ये कंसीव होता है बच्चा, मतलब जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो यहां आकर ये कंसीव होगा और यहीं पर 9 मंथ तक उस बच्चे की ग्रोथ होती है। ये सर्विक्स का हिस्सा क्या है, वेजाइना के साथ डायरेक्ट अटैच है। वेजाइना के अंदर ही मैंने बताया था आपको क्या है, यूरिनल होल है, तो यहां से यूरिन पास आउट होता है। तो फीमेल के साथ में 2-3 दिक्कतें हैं कि उनमें इस पार्ट को बहुत ज्यादा हाइजीन रखने की जरूरत है। हाइजीन रखने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि अगर वो कहीं भी अनहाइजीनिक जगह पर यूरिन को पास आउट करते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया, वायरस बहुत जल्दी उनको कैचअप करते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर 5 होल हैं, 5 छिद्र हैं, जहां से हमारी बॉडी डायरेक्ट इन्वायरमेंट के टच में होती है। ऐसा मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ाया था। जैसे हमारी नाक है, नोज है, हम वातावरण से सीधे श्वास लेते हैं, अंदर जाती है, अंदर से बाहर आ जाती है। हमारा माउथ है, माउथ से हम कोई भी चीज अंदर लेके जाते हैं और वॉमिट भी कर देते हैं। तो यानी कि इंट्रैक्शन है, यानी कि हमारा बाहर के साथ में जुड़ाव है। 2 हिस्से हो गए। तीसरा हमारा यूरिनल हिस्सा हो गया, जहां से हम यूरिन को पास आउट करते हैं, तीसरा हो गया। 14 हमारा एनएस का पार्ट हो गया, जहां से हम हमारा मतलब इन्वायरमेंट के साथ हमारा कनेक्शन है। और 5 में हमारे कान हो गए। मैं बोल रहा हूं तो इन्वायरमेंट से ही होकर आपके कानों में आवाज जा रही है ना। तो ये 5 ऐसे होल हैं जो हमारी बॉडी में बने हुए हैं, जिनका संपर्क हमारा आउट ऑफ सरफेस से है, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट से है। तो इन 5 जगहों से हमारी बॉडी में कोई ना कोई वायरस, कोई ना कोई बैक्टीरिया एंटर कर सकता है। और सबसे ज्यादा एंटर कर सकता है तो हमारे फीमेल के अंदर वेजाइनल हिस्से से करता है। तो यहां पर यूटीआई होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। तो मैंने उस समय पर भी बताया था कि 99% इस दुनिया में जितनी भी फीमेल हैं, 99% इस दुनिया में जितनी भी फीमेल हैं, उनको लाइफ में एक ना एक बार यूटीआई की समस्या तो होती ही है या होगी ही होगी। आज तक मेरी लाइफ में तो कोई भी फीमेल ऐसी नहीं मिली जिसको यूटीआई की समस्या ना हुई हो, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एक बहुत कॉमन समस्या है ना। तो इसके लिए इस पार्ट को हाइजीन रखने की बहुत जरूरत है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसको मैं बता रहा था, सर्विक्स का कैंसर। तो ये इन्फेक्शन होने का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जर्म्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं या बहुत ज्यादा तेजी से पनप सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वायरमेंट के साथ टच है ना। तो यहाँ पर लंबे समय तक जब ये इन्फेक्शन बना रहता है, बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन बना रहता है, जितनी फीमेल्स को लंबे समय तक यूटीआई की समस्या रहती है, तो धीरे धीरे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में चेंज हो जाता है। और वो इन्फ्लेमेशन से क्या होता है कि वहां के आसपास की जो सेल है जहां पर ये डेवलप हो रहा है, वहां एक इरिटेशन क्रिएट होती है। जो सेल है, जो सेल बीमार हो गई है, मैं अगर 10 दिन बीमार हो जाऊं तो मैं इरिटेट हो जाऊंगा। जैसे जो व्यक्ति स्वस्थ है, आज की उम्र में 30-40 साल का है, और वो बीमार हो जाए तो 10 दिन तक 20 दिन तक तो उसे लगेगा यार ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। 1 महीने के बाद तो उसको ऐसा लगेगा मैं ठीक होऊंगा भी नहीं होऊंगा, एक इरिटेशन आ जाती है। और यही इरिटेशन उसकी फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम में बदल जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ की सेल के साथ होता है, और ये इरिटेट होती हैं, और इस इरिटेशन की वजह से इनका डीएनए चेंज होना शुरू हो जाता है। डीएनए चेंज होता है। डीएनए चेंज करने के लिए जरूरी है कि आपको कोई बहुत बड़ी साइंस ही चाहिए, बहुत छोटी छोटी चीजों से हमारा डीएनए चेंज हो जाता है, लंबे समय तक अगर इरिटेशन बना रहता है तो डीएनए चेंज होता है। और मैंने सेल के चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि सेल के चैप्टर में एक राइबोसोम नामक एक पार्ट आता है, जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। उस राइबोसोम का काम है कि सेल का डेवलपमेंट करना। राइबोसोम क्या करता है? सेल का डेवलपमेंट करता है। राइबोसोम को पता है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए सेल की, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, किसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये सब जानकारी उसे कहां से आती है? उसे आरएनए की मदद से आती है ना, आरएनए से मिलती है। आरएनए कहां से लेकर आता है? वो डीएनए से लेकर आता है।
तो आपको शायद थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है कि हमने सेल के चैप्टर में पढ़ा था कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम डीएनए है, डीएनए के भाषा पड़ता है जीन्स की, और जीन्स के हिसाब से हमारे शरीर का डेवलपमेंट होता है। तो ये कहानी चलती है वहीं से। हमारा डीएनए गलत मैसेज देना पास आउट करता है, क्योंकि डीएनए क्या है, इरिटेट हो गया इस समय पर, जब लंबे समय तक इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन में कन्वर्ट हुआ, और उसकी वजह से डीएनए चेंज होता है। डीएनए अपने मैसेज को इरिटेट कर देता है और आरएनए राइबोसोम को गलत मैसेज देता है, और उसकी जो डेवलपमेंट है वो अनवांटेड हो जाती है। तो अनवांटेड का मतलब जैसी हम ग्रोथ नहीं चाहते हैं वो ग्रोथ जब शरीर के अंदर आ जाती है तो उसको बोलते हैं अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल। और अगर हम इसी लाइन को गूगल पर डाल दें कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, यानी कैंसर क्या है, सिर्फ सिंपल एक सेंटेंस है कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। तो कैंसर क्या हुआ कि जो ऐसी गतिविधि, ऐसी ग्रोथ हमारे शरीर के अंदर हो रही है जो हम नहीं चाहते हैं, वही कैंसर है। अब धीरे धीरे अगर ये एक ही जगह पर बनी रहे, एक ही जगह की इरिटेशन बनी रहे, तो ये धीरे धीरे क्या है, अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर देती हैं। अपने साइज को बढ़ाना शुरू करती हैं तो ये ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। जैसे अगर कोई कैंसरस गांठ है और वो एक ही जगह पर है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, अलग से दिखाई देने लगे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्यूमर है। लेकिन जब ये सेल एक जगह से फैलकर दूसरी जगह जाने लग जाएं, तो क्योंकि एक बीमार सेल दूसरे को भी बीमार ही करेगी, तो ये सेल यहां से निकलकर दूसरी जगह चली गई, वहां उन्होंने खराब करा, दूसरी जगह से निकली तीसरी जगह चली गई, तो इसको बोलते हैं मेटास्टैटिक। जब यही सेल एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, जब ये किनको क्या बोलते हैं, खाना बदोश से बन जाते हैं कि एक जगह खत्म हुए दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ऐसे ये फैलना शुरू कर देते हैं, इसको बोलते हैं मेटास्टैटिक। तो ये जो मेटास्टैटिक कंडीशन है ये है कैंसर की कंडीशन, यानी कि अब पूरे शरीर में कैंसर फैलने की तैयारी हो गई है। अगर ये एक ही जगह होती तो उसको बोलते हैं ट्यूमर। जैसे ब्रेन में ट्यूमर है, कैंसर नहीं होता, ब्रेन में गांठ हो जाती है, डेवलप करती है। ब्रेस्ट में ट्यूमर होने के चांसेस ज्यादा है, अगर ब्रेस्ट को हम कट कर दें तो ट्यूमर निकल जाता है ना। अगर ये फैलना शुरू हो जाए कि यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया, तो ये हो जाता है मेटास्टैटिक कैंसर। तो कैंसर एक ही जगह पे गांठ के रूप में तो उसे ट्यूमर कहते हैं, जब फैलने लग जाता है तो इसे मेटास्टैटिक कैंसर कहते हैं। तो यहां पर क्या है, अब ये इरिटेट होने लग जाती है, यहाँ की सेल का डेवलपमेंट चेंज हो जाता है और ये धीरे धीरे कैंसर रूप ले लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स का कैंसर, है ना। और WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कि उसने ये सर्वे करा कि 2023 में लगभग पूरे दुनिया भर में 7 लाख से ज्यादा, 7.5 लाख से ज्यादा कैंसर के पेशेंट, यानी कि फीमेल, क्योंकि ये फीमेल की प्रॉब्लम है, फीमेल के पेशेंट हैं। और इसमें से केवल और केवल 50% ही बचने के चांसेस हैं, 50% तो डेथ होने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि ये तभी पता चलता है, जनरली हम इसको यूटीआई समझ लेते हैं, जनरली हम इसे थोड़ी सी ऐसी बीमारियां समझ लेते हैं, और खास तौर से तो महिलाओं की जो समस्या है वो आपस में बताने से भी डरते हैं, आपस में परिवार में भी बताने से भी डरते हैं, है ना। और खास तौर से ये जो बीमारी है सर्विक्स कैंसर, ये इसको ज्यादातर 70% ये माना जाता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एसटीडी है ना, एसटीडी क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जब हम सेक्सुअली किसी व्यक्ति, कोई ये फीमेल इससे पीड़ित है इस बीमारी से और उसे पता नहीं है, वो इंटरकोर्स करती है और वो कहीं अरे मल्टीपल करा जाए, ये किसी और के साथ करे, किसी और के साथ करे, तो ये बीमारी उतनी ही ज्यादा फैलती रह सकती है। तो इसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के रूप में जानते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया कि WHO ने कहा कि 7.5 लाख से ज्यादा केसेस 2023 में मिले, 50% से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, है ना। और उन्हीं में सब 2024 में पूनम पांडे जी एक शामिल हो गई। और इंडिया की बात करें तो हर 8 मिनट में एक फीमेल इस सर्विक्स कैंसर का शिकार हो रही है। इंडिया के सर्वे की बात करें, हर 8 मिनट में एक फीमेल की डेथ इस बीमारी से हो रही है ना। तो इसमें अब क्या चांसेस क्या है, देखिए सर्विक्स का मैंने आपको बताया, यहां पर कुछ वायरस डेवलप होते हैं, उन वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलो वायरस, है ना। ह्यूमन पेपिलो वायरस है, ये कैटेगरी है, इसको बोलते हैं HPV। इसमें 14 तरीके के वायरस आते हैं, 14 तरीके के वायरस आते हैं। HPV यानी कि ह्यूमन पेपिलो वायरस है, ये पेपिलोमा वायरस बोलते हैं इसे, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये 14 तरीके के, इनमें से
दो तरीके के जो वायरस हैं उनका मेन कॉज ही, उनका काम ही है इसको सर्वाइकल कैंसर करना। यानी कि ऐसे तो यूटीआई में भी ये आता है और भी बीमारियों में आता है, जैसे गोनोरिया है, बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं उनमें भी आता है, लेकिन ये दो वायरस उनमें से जो है मेन वो आपके इसी सर्विक्स कैंसर के कारक बनते हैं, यानी कि कॉज बनते हैं। कारण क्या क्या हो सकता है इसमें, देखिए तो मैंने आपको बताया कि कॉज क्या है, इसका मेन कॉज है सेल का डीएनए का गड़बड़ हो जाना, यानी कि सेल के डीएनए का गड़बड़ हो जाना। और उस समय पर ये जो सिम्टम्स हमें नजर आएंगे कि यहां पर, अब जैसे अगर हम सिम्टम्स को शुरुआती दौर में समझ जाएं तो यहां पर यूजुअली बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है। वो क्या होती है, जब पीरियड्स हो गए, पीरियड्स के बाद भी असमय पर जो हो गई ब्लीडिंग हो रही है ना, या इंटरकोर्स कर रहे हैं, मैरिड गर्ल्स हैं, इंटरकोर्स के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, या मोनोपोज का टाइम हो गया जहां पर मोनोपोज में अब पीरियड्स नहीं आएंगे उसके बावजूद अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ये धीरे धीरे ये सिम्टम्स है कि आपको अपना चेकअप कराने की जरूरत है ना। और इसमें लगातार आपका वेट भी डाउन होता चला जाता है। वाइट डिस्चार्ज एक आम समस्या है, वाइट डिस्चार्ज जिसको हम सफेद पानी का आना कहते हैं, ये भी, इसको भी जब नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि ये भी एक सिम्टम्स के तौर पर ही है। तो वाइट डिस्चार्ज अगर अब लगातार बना हुआ है तो ये भी इसका एक कारण बनता है। और हमें ध्यान करने की जरूरत है इसमें रिस्क फैक्टर, अगर ये मान लीजिए कोई सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं तो हमें क्या ध्यान करना है। बहुत सारी फीमेल जो आज एडवांस रूप में अपने आप को लाइफ स्टाइल जीते हैं, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपको अनवांटेड ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स खत्म हो गए उसके बाद भी ब्लीडिंग चल रही है, पीरियड्स लंबे समय तक चल रहे हैं, पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग चल रही है, और वो हर बार जब आ रहे हैं पीरियड्स तो पिछले बार से ज्यादा हैवी और लॉन्ग ड्यूरेशन में आ रहे हैं, यानी पिछली बार 4 दिन हुए अब 5 हो गए, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा 6 हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो ये आपको सिम्टम्स के तौर पर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ अनवांटेड एक्टिविटीज हो रही है और हमें उसके लिए तुरंत चेकअप कराने की आवश्यकता। तो रूटीन चेकअप भी आपको होना चाहिए। उसके लिए पैप रूटीन चेकअप होता है, PAP पैप रूटीन चेकअप होता है। स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग होती है, यहाँ पर पूरा स्क्रीनिंग होती है, चेक करा जाता है कोई वायरस वगैरह तो डेवलप नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई ऐसी चीजें तो नहीं गतिविधि हो रही जो हमारे शरीर को इन फ्यूचर में नुकसान कर सके। तो ऐसे ये स्क्रीनिंग या पैप टेस्ट होता है, PAP पैप, ये हमें टेस्ट कराना चाहिए। और 21 एज में, 21 एज तक यहाँ पर एक वैक्सीनेशन होता है इस वैक्सीन सर्विक्स कैंसर के लिए, तो उसका वैक्सीनेशन भी आप ले सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या करता है कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीनेशन का मेन रोल है आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करना, किसी भी बीमारी के प्रति हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। वैक्सीनेशन का क्या रोल होता है कि हमारे शरीर के अंदर वो वायरस डाले जाते हैं जो ये वायरस यहाँ डेवलप होगा, और लेकिन वो क्या करते हैं कि उनको अधमरा हुआ डालते हैं, यानी कि उनके अंदर की ताकत को खींच लेते हैं, उनकी ताकत को खींच लेते हैं। वही वायरस आपकी बॉडी में एंटर कराया जाता है, उसको डेड कर अब उस डेड वायरस से हमारी इम्यूनिटी लड़ती है कि भाई ये नया वायरस है, नई चीज हमारी बॉडी में एंटर हुई, तो उससे लड़ने की कोशिश करती है, उससे लड़ती है हमारी इम्यूनिटी और जीत जाएगी। भाई स्वाभाविक है, अगर मैं किसी 2 साल के बच्चे से लड़ूं तो मेरा जीतना स्वाभाविक है ना। ऐसा तो नहीं कि 2 साल का बच्चा मुझसे जीत जाएगा, अगर वो जीत गया तो फिर तो मेरे ऊपर ही लालत है ना। तो वो जो है, जो वायरस आपको डेड करके डाला गया है वो आपकी इम्यूनिटी से लड़ती है, तो उस इम्यूनिटी तैयार हो जाती है कि इन फ्यूचर में अगर ये वायरस जिंदा भी हमारे सामने आ जाए तो हम इससे कैसे लड़ते हैं या इसका सामना कैसे करेंगे, ये वैक्सीनेशन होता है। तो इस तरीके की वैक्सीनेशन गर्ल्स के अंदर होती है, और आजकल तो भारत सरकार बहुत ज्यादा बोलते हैं कि इस वैक्सीनेशन को 12-13 साल की उम्र के बाद भी आप लगवा सकते हैं। फीमेल्स के लिए कहा जाता है कि इन फ्यूचर में, क्योंकि ये 21 एज के बाद ही ज्यादातर फीमेल्स को सर्विक्स कैंसर आने के चांसेस होते हैं, यानी कि एडल्ट्री जब आप क्रॉस कर जाते हैं, है ना। अब ये ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स बढ़ कब सकते हैं अगर आपकी लाइफ स्टाइल इस तरीके की है। कैसे? अगर आप डेली स्मोकिंग करते हैं, आजकल गर्ल्स बहुत ज्यादा स्मोकिंग की तरफ जा रही हैं, किसी चौराहे पे देखो तो वहां पर भी आपको आराम से मिल जाएंगी कई गर्ल्स। इंक्रीज नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, यानी कि कई बार हम मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, उसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है। अर्ली सेक्सुअली एक्टिविटीज, हम बहुत कम उम्र में इस तरफ चले जाते हैं,
है ना। आजकल हमारे चारों तरफ माहौल इस तरीके का है, यूट्यूब ऐसा है, हम जो मूवीज देखते हैं उनमें उनका इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। ये बहुत हमें समझने का टॉपिक है और समझाने का टॉपिक है। अगर हम माँ बाप हैं तो हमारे बच्चों को समझाने की जरूरत है, अगर हम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हमें समझने की जरूरत है कि हमें किस तरीके के प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखनी है ना। और अगर बहुत सारी ऐसी अदर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है, जब भी इस पार्ट में कोई बीमारी आती है तो तुरंत हमें सचेत होने की आवश्यकता है। ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स है फीमेल का, बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स है। यहां से बहुत खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जो ना केवल उसके लिए, और अगर वो फीमेल मैरिड है तो उसके पार्टनर के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकता है ना। तो इस पार्ट को हमें बहुत ज्यादा हाइजीन रखना है। अगर आप अनमैरिड हैं और ये दिक्कत आ रही है तो ये आपके लिए हो सकती है प्रॉब्लम। अगर आप मैरिड हैं तो आपके पार्टनर्स को भी यहां से बहुत सारी दिक्कतें पास आउट हो सकती हैं। इसी को हम STD बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि आपके पार्टनर को आपकी वजह से भी बीमारियां जा सकती हैं, है ना। और इम्यून सिस्टम का वीक होना, यानी कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो इस तरीके के वायरस बैक्टीरिया आपको जल्दी अटैक करते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि मुझे बदलते मौसम में बीमारियां आ जाती हैं, मेरे को जल्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी लो है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो इम्यूनिटी लो है। तो उन इम्यूनिटी लो गर्ल्स को ये इस तरीके के वायरस ज्यादा अटैक करते हैं। जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी खुद कमजोर है तो उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस जल्दी अटैक कर जाता है। और तो और ये सबसे बड़ी समस्या एक और हमारे समाज में आ रही है कि हम एक्सपोज होते हैं उन मेडिसिन के साथ जिनका काम है मिसकैरेज को हैंडल करना, है ना। गलत एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं, कंसीव हो जाते हैं, उन कंसीव को हम मिसकैरेज करने के चक्कर में, उसको डिजॉल्व करने के चक्कर में हम ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं कि उसके साइड इफेक्ट से आपके पीरियड्स गड़बड़ हो जाते हैं। उसके साइड इफेक्ट से आपके यूट्रस का एरिया, आपके वेजाइना का एरिया ये डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वहां पर ऐसे केमिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे कि जो बच्चा कंसीव हो गया है उसको हम मिसकैरेज के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। तो वहां पर अल्टीमेटली ये यहीं से तो निकलेगा, ये इसी रास्ते से, पीरियड्स इसी रास्ते से आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी रास्ते से, बच्चा इसी रास्ते से आता है। अगर यहाँ पर कोई कंसीव हुआ है और उसको भी हमें डिस्क्रेस करना है, यानी कि उसे खत्म करना है, तो भी इसी रास्ते से आएगा। तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, तो इसको हमें ध्यान करना है। तो HPV के लिए वैक्सीन है, यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीन होती हैं, उनको लेना चाहिए डेली, मतलब रूटीन में चेकअप कराना चाहिए, जिसमें पैप है और मैंने आपको बताया स्कैनिंग है। स्कैनिंग अगर आप अपने गायनोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो बता देंगे। सेफली सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए और रेगुलर, मतलब आपको चैन स्मोकिंग से बचना है। कभी कभार महीने 2 महीने में एक आध बार हुआ तो ऐसा नहीं कि वो गड़बड़ करेगा, लेकिन अगर हम चैन स्मोकिंग के शिकार हैं तो वो हमारे को खराब कर सकता है। हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, यानी कि हमें हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, और खास तौर से ऐसी सब्जियां जो एंटीऑक्सीडेंट को प्रोड्यूस करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब कि जो हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती हैं, जिसमें से एलोवेरा है, जिसमें से ब्रोकली है, जिसमें कीनी है, कीवी है ना, लौकी का जूस है या करेले का जूस है। तो ये जो अगर हम इंटेक करते हैं बीच बीच में कभी कभी लें, या खिचड़ी है, दलिया है, ये वो डाइट है जो आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है। और पानी तो है ही है कि लिक्विड डाइट अगर हमारी पूरी प्रॉपर तरीके से है तो बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन अपने आप चलता रहेगा। और स्ट्रेस फ्री लाइफ लेनी है। आज स्ट्रेस बहुत समस्या का कारण है, ना केवल इसका, स्ट्रेस की वजह से हमें फिजिकली मेंटली बहुत समस्याएं आ रही हैं, बीपी शुगर कंडीशनल होती जा रही है, मैंने बहुत बार बताया है। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ लेना चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि जो हमारे बस में नहीं है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना है। हम फालतू की टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं, है ना, उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ वैसा हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जहां पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनको दूर रखिए, जहां आप कर सकते हैं वहां पर इन्वॉल्व होइए। दूसरे प्रायोरिटीज को तय करिए कि मेरे लिए प्रायोरिटीज क्या है। हम कई बार उनको प्रायोरिटीज के हिसाब से चीजों को नहीं हैंडल करते हैं, वो हमारी दिक्कत बन जाती है, हमारे स्ट्रेस का बन जाती है। अब मान लीजिए 10 दिन बाद कोई चीज है, मैं उसी से आज की टेंशन लेना शुरू कर दूं तो ये स्ट्रेस का कारण बनेगा। 10 दिन बाद कोई चीजें होनी है तो मुझे
8वें दिन 9वें दिन उस चीज के हिसाब से उसको कंडक्ट करना है कि भाई मुझे इन चीजों पर पहले ध्यान देना है, उसके बाद ये रखना है, फिर उसके बाद ये। तो प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपने सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो ओवर स्ट्रेस में नहीं जाना है। और कोई भी ऐसा सिम्टम्स अगर आपको नजर आता है जो अनयूजुअल है कि यार ऐसा तो जनरली नहीं होता और हो रहा है, जैसे मैंने इसी के उदाहरण पर अगर मैं बताऊं कि 4 दिन से 5 दिन पीरियड्स होने चाहिए, मैक्सिमम 5 दिन तक होने चाहिए। अगर 7 दिन हो रहे हैं, 10 दिन तक जा रहे हैं, तो ये एक यूजुअली अननेचुरल है, तो उसमें हमें तुरंत एक्शन में आना चाहिए, है ना। इसके अलग अलग टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो उस पर नहीं जाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान करना कि आपकी बॉडी को आपको समझना है, और आपकी बॉडी को, क्योंकि अवेयरनेस के लिए हम बना रहे हैं वीडियो, कि आपकी बॉडी से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता है, कि आप ही उसके अच्छा डायग्नोस कर सकते हैं। अगर मेरे को 8 घंटे डेली नींद आती है और मुझे पिछले 3 दिन से, 4 दिन से, हफ्ते भर से 2-3 घंटे ही नींद आ रही है, मेरे को नींद ही नहीं आ रही, तो ये अनयूजुअल है। ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर कुछ बदलाव आ रहे हैं। मेरा वेट लगातार कम हो रहा है लेकिन मुझे समस्या नहीं समझ आ रही कि हो क्यों रहा है, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं अनयूजुअल चीजें हैं। मेरी भूख खत्म होती चली आ रही है, या मैं पहले 4 रोटी खा लेता था, अब मैं 2 ही रोटी खा पाता हूं, तो यानी कि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। मेरा वजन लगातार कम हो रहा है, यार वजन इतना तो कम नहीं होता था, पिछले 1 महीने में 5 kg वजन कम हो गया। या वजन बढ़ना भी एक समस्या है, केवल कम होना नहीं। कहते हैं कि अगर आप वेट बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं या कम करने के लिए भी कर रहे हैं, तो महीने में 2 से 2.5 kg मैक्सिमम है। आप चाहे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर रहे हो या घटाने के लिए कुछ भी कर रहे हो, तो महीने में 2 से 2.5 kg ही हमारा वेट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर आपका वेट 5 kg या 5 kg से ज्यादा 1 महीने में बढ़ा है या कम हो रहा है, ये दोनों ही अनयूजुअल एक्टिविटीज हैं, यानी कि आप शरीर के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चाहे आप उसे किसी मेडिसिन के थ्रू कर रहे हैं या डाइट के थ्रू कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन ये अनयूजुअल है, तो उसको भी हमें समझने की जरूरत है। और हमें समझने की जरूरत है कि फीमेल्स को खास तौर से, कि यहां पर ये जो यूट्रस का पार्ट है ये कंसीव करने वाला का ही हिस्सा है, और यहां पर अगर ये एग कंसीव नहीं होता है तो ये पीरियड्स के रूप में धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। और इस पार्ट के लिए हाइजीन के तौर पर बॉडी में भगवान ने बहुत अलग अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था पिछली वीडियो में कि हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे होते हैं फीमेल्स के, तो उनको कम से कम हमें ये ध्यान करना है कि हमें उसकी साफ सफाई जरूर रखनी है और अपनी इम्यूनिटी पर काम करना है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि नहाते समय अगर हम अपनी इम्यून वाले सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लें तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज से, यानी कि बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे न्यूरोथेरेपी के अनुसार अगर हम देखें तो ये हमारे लिम्फ नोड्स हैं, है ना, ये लिम्फ नोड्स हैं। और मैंने बताया था आपको कि जहां बीमारी आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, इन 5 होल के पास भगवान ने हमारे गेट कीपर लगाए हुए हैं। उन गेट कीपर्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। नाक के पास नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल्स हैं, जिनका काम है कि नाक के थ्रू, यानी कि आपकी हवा के थ्रू अगर कोई वायरस बैक्टीरिया जाता है तो टॉन्सिल, नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल्स इनका सामना करते हैं। अगर आपके गले के थ्रू जा रहा है तो यहाँ पर ये टॉन्सिल्स हैं। इन टॉन्सिल्स का काम है कि आपके गले के थ्रू कोई वायरस बैक्टीरिया जा रहा है तो उसे तुरंत रोक देना। हमारे कान के पास यहाँ टॉन्सिल्स होते हैं, यहाँ पर कभी आपने देखा हो कान में अगर कोई दर्द वगैरह आता है तो यहाँ एक गांठ से निकल जाती है, यहाँ गांठ से निकल जाती है, तो इनका कनेक्शन है कि यहाँ आपके वायरस बैक्टीरिया एंटर ना करे, है ना। ऐसे ही हमारे ये जो यूरिनरी सिस्टम है, तो यहाँ पर हमारे लिम्फ नोड्स हैं जहां पर हम लिम्फ पॉइंट देते ही हैं, है ना। तो इनको हमने स्टिमुलेट करना है। नहाते समय पर हमने 15-16 बार यहाँ पर रब करिए, इन पॉइंट्सों को हम रब करें। हमारा लिवर का पॉइंट ये है ना, इसको 15-16 बार यहाँ रब करें, ये रब करें 15-16 बार, नहाते समय करें, डायरेक्ट आपके हाथ आपकी बॉडी से टच हो, है ना। ये हमारा स्प्लीन का पॉइंट है, यहाँ 15-16 बार रब करें, है ना, ये 15-16 बार रब करें। ये हमारा थाइमस का पॉइंट है। कुछ नहीं करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं कि कितनी बार करेंगे, हमारा एंगल सही होना चाहिए, हमारा काउंटिंग सही होनी चाहिए, हमारे सीक्वेंस सही होना चाहिए। यहाँ हम फॉर्मूले की बात नहीं करें, केवल उन ऑर्गन्स में ब्लड सप्लाई की बात करें, है ना। हम उन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई प्रॉपर कर देंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा। अब इसके बाद ये थाइमस का पॉइंट है, इसे 15-16 बार ऐसे रब कर लीजिए, 15-16 बार यहाँ रब कर लीजिए। ये हमारे अंडर आर्म्स के अंदर है, ये लिम्फ नोड्स हैं, इन्हें 15-16 बार ऐसे रब कर लीजिए, 15-16 बार यहाँ रब कर लीजिए, है ना। ये हमारे टॉन्सिल्स का पॉइंट है, इनको हम 15-16 बार ऐसे रब कर लें,
है ना। कान के दोनों साइड में आप उंगलियों को लगा दीजिए, स्टैंड बनाइए, यहाँ 15-16 बार रब कर ले, है ना, ये 15-16 बार रब कर लीजिए। ये आपके होल्स अपने आप, यहां पर आप बंद ये कर लीजिए। साइनोसाइटिस की समस्या यहां आती है तो यहां रबिंग कर लीजिए। तो ये 5 होल आपके सेफ हो गए, 5 होल्स आपके सेफ हो गए। हमने यहां पर भी कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां भी कर दिया, यहां पर भी कर दिया, ये अपने स्प्लीन को भी कर दिया, लीवर को कर दिया और लिम्फ नोड्स को कर दिया। तो ये लिम्फ नोड्स का काम है आपके जेनेटल ऑर्गन्स के आसपास की एक्टिविटीज में हाइजीन को रखना। और साफ सुथरा रहना तो भाई सभी के लिए जरूरी है। तो हम प्रॉपर तरीके से अपनी बॉडी का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम दूसरे की बॉडी का तो ध्यान कैसे रखेंगे। भाई हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो दूसरे को तो तब आप शिक्षा दे सकते हैं जब आप खुद अपने आप में साफ सुथरा रहेंगे, क्योंकि बोलने में भी आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपने ऊपर वो चीजों को अप्लाई करेंगे, है ना। गांधी जी की बात याद है ना। गांधी जी ने के पास एक बच्चा आया, बोला कि इसको गुड़ खाना छुड़वा दो। उसकी मम्मी बोले कि आज तो नहीं बोल सकता कि गुड़ छोड़ना चाहिए, गुड़ अच्छा नहीं होता। तो उसने कहा कि फिर क्या करना है, बोले 10 दिन बाद लेकर आना, है ना। तो बोले कि 10 दिन बाद लेकर आए, बोले कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, मतलब वो झूठ बोलने के लिए था कि भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसे गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ से ज्यादा गुड़ खाने से हमारे शरीर के अंदर शुगर बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज तो तुम 10 दिन पहले भी बता सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि मैं भी बहुत गुड़ खाता था 10 दिन पहले तक, तो पहले मैं अपने आप को तो रोकूं, फिर आपके बच्चे को बता सकता था, है ना। या इसी को हम उस तरीके से समझ सकते हैं, गांधी जी झूठ नहीं बोलते थे, है ना। तो वो बोलते थे कि 10 दिन बाद बताऊंगा। तो ये सारी चीजें क्या है कि जब हम अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तभी हम दूसरे को बोलेंगे। और दूसरे को बोलते समय जब हमारे को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी बॉडी पर काम करना है। तो अपनी हाइजीन को, अपनी डाइट को और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज को, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो मैंने जो आपको ये टेक्निक बताई है, ये नहाते समय आप 5 से 7 मिनट अपने ऊपर लगाइए। इन 5-7 मिनट में आपकी वो सारी चीजें हो जाएंगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, जिससे आप ना केवल एक बीमारी, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमारे को ये समझने की जरूरत है, जो आज मैंने बताया आपको कि 32 इयर्स की फीमेल, हालांकि देखिए इनका कैरेक्टर एक अलग उसमें हमेशा विवादों में रहा, क्योंकि इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए, इसीलिए इनको बोल्ड एक्ट्रेस कहा है, एडल्ट एक्ट्रेस कहा है। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी थी। उन्होंने एक बार, चलो उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। तो जो चला गया उसके लिए हम अच्छा ही बोल सकते हैं, उसके लिए खराब बोलना भी नहीं चाहिए कभी हमें। तो 32 में पैसा होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद अगर ये सर्विक्स कैंसर की शिकार हुई और इनकी डेथ हुई, इसका मतलब है कि पैसा आपकी बीमारी को कभी खत्म नहीं कर सकता है। हमें केवल हमारी जानकारी, हमारा ज्ञान, हमारी नॉलेज ही बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान करेंगे और सर्विक्स कैंसर से हम बच सकते हैं। और जो भी गर्ल्स 21-22 साल की उम्र में हैं, उनको एक बार अपनी बॉडी को चेकअप जरूर करना चाहिए। और बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जो थोड़ा सा एबनॉर्मल है, तो तुरंत हमें अपनी बॉडी पर सचेत होने की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम कुछ चीजों को पहले समझ जाएं और उन्हें सुधार लें तो हम आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। धन्यवाद।